हम लोग पिछला क्लास में क्या देखे थे कि 4 गो प्रमेय देख लिए थे वहाँ पे, पिछले वाला क्लास में ही हुआ था। तो प्रमेय हम लोग पढ़े थे क्या किया कि ए प्रमेय पढ़े, इसके बारे में सब कुछ जानकारी ले लिए जितना जानना था। उसके बाद फिर एस ए प्रमेय पढ़े, फिर ए उप प्रमेय पढ़े, और उसके बाद एस प्रमेय पढ़े, है ना। इतना चीज़ पढ़े। आज जो नया क्लास आया उसके लिए दिक्कत है, वो समझ ही नहीं पाओगे आगे क्या हो रहा, ठीक है ना। इसलिए पीछे वाला वीडियो देखना, तब जाके फिर यहाँ से अच्छा समझ पाओगे। और तुम चाहोगे हम डायरेक्ट यहाँ से समझे तो फिर दिक्कत है, नहीं समझ पाओगे। तो अब देखो चौथा प्रमेय इसमें क्या आ गया, एस प्रमेय। जहाँ से छोड़े थे जस्ट उसके आगे से स्टार्ट किया हम लोग। तो एस प्रमेय, तो इसका मतलब हो गया क्या कि भुजा कोण भुजा प्रमेय। इसमें 2 भुजा और 1 कोना बराबर होगा। तो लिखे भी हो चाहिए कि जब दो त्रिभुज के, यहाँ पे के छूट गया है, के 2 संगत भुजा तथा उसके अंतर्गत का कोण आपस में, कोण में देखो गलती हो रहा है आज, यहाँ पे कोण ऐसे लिखना, अंतर्गत का कोण आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज एस प्रमेय से क्या होगा, सर्वासम की समरूप सर्वासम होगा। तो देख लो 2 त्रिभुज बनाए हैं, इस त्रिभुज का ए बी इस त्रिभुज के पी क्यू के बराबर, इस त्रिभुज का ए सी इस त्रिभुज के पी आर के बराबर। और इसके अंतर्गत का कोण जो 2 भुजा बराबर है उसके बीच वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा नहीं कि ये दोनों भुजा बराबर और ये बी और कोण क्यू बराबर, तब फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, तब ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार से ए में था उसी प्रकार से किस में आ रहा है, एस में आ रहा है कि जो 2 भुजा बराबर उसी के अंतर्गत का कोण क्या होना चाहिए, बराबर। इसीलिए कोण ए बराबर कोण पी, संगत कोण हो गया। तो देख लो एस प्रमेय, 2 भुजा बराबर 1 कोण बराबर। तो एस प्रमेय से क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वासम त्रिभुज PQR। ये समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोग कितना प्रमेय देख लिया, 5 प्रमेय। यही 5 प्रमेय कहीं ना कहीं लागू होगा, त्रिभुज क्या होगा, या तो समरूप या फिर सर्वासम। अब अगला प्रमेय आएगा प्रमेय नंबर 6। अब देखो 6 नंबर का प्रमेय, देखो प्रमेय का नाम है RHS प्रमेय। देखो ये 9th क्लास का प्रमेय है, लेकिन यहाँ पर भी ये प्रमेय आएगा चैप्टर में, कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होगा। तो देखो इसमें क्या है, RHS प्रमेय का मतलब हो गया कि R से मतलब हो गया राइट एंगल मतलब समकोण, H मतलब हो गया हाइपरटेनस मतलब कर्ण, और S मतलब हो गया कोई एक भुजा। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया समकोण कर्ण भुजा। तो समकोण त्रिभुज के बारे में बात होगा। तो यहाँ पे लिखा गया कि जब दो समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा कोई एक भुजा आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज RHS प्रमेय से क्या होगा, सर्वासम होगा। तो देखो समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, और वो सबसे बड़ा भुजा होता है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। जो उसके नीचे रहता है, जो क्षैतिज रेखा में, ये आधार कहलाता है, और उसी प्रकार से जो खड़ा रहता है वो लंब कहलाता है। इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, और इसको हाइपरटेनस। इसको H से लिखते हैं, इसको B से लिखते हैं हम लोग, और इसको P से लिखते हैं, ऐसे दर्शाते हैं इसको। तो देखो 2 समकोण त्रिभुज बना हुआ, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR। अब दोनों त्रिभुज में देख लो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इसका कोण B 90 तो इसका कोण Q 90, इसका कर्ण AC तो इसका कर्ण PR, दोनों आपस में क्या बराबर है ना, बराबर, दोनों बराबर। उसी प्रकार से इसका आधार ले लिया, लंब भी ले सकते हैं हम लोग, सवाल में जैसा रहेगा उस हिसाब से काम करेंगे। तो इसका BC और इसका QR आधार है। तो देख लो 2 भुजा और 1 कोण बराबर हो गया, मतलब कर्ण और आधार और एक कोण B 90 डिग्री बराबर है। तो कौन सा प्रमेय आ गया, RHS प्रमेय। R मतलब हो गया राइट एंगल, देखो है राइट एंगल। H मतलब हो गया हाइपरटेनस, देख लो हाइपरटेनस यहाँ पे है। S मतलब हो गया कोई भी एक साइड, या तो लंब या तो आधार। देख लो आधार इसका बराबर है। तो RHS प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो अब देख लो हम लोग कुल मिला के 6 प्रमेय पढ़े हैं। ये 6 प्रमेय में पूरा का पूरा चैप्टर बनेगा। सबसे पहले देख लेना कि 6.1 ये कंप्लीट हो जाएगा, समरूप और सर्वासम में पूछा है। जो NCERT सरकारी वाला किताब है उसमें 6.1 सिर्फ समरूप और सर्वासम से पूछा। तो ये चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो गया। 6.2 इसको अलग से अब हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे। अलग से देखो क्या क्या प्रमेय पढ़ेंगे। अलग से एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, सबसे पहले थेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद 2 में पाइथागोरस, और फिर 3 में अनुपात वाला एगो आएगा, और 4 में आ जाएगा तुम्हारा क्षेत्रफल वाला एक प्रमेय। तो थेल्स का 2 गो प्रमेय पढ़ना, एक थेल्स और उसका विलोम। पाइथागोरस में 2 पढ़ना, पाइथागोरस और उसका विलोम, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो कितना हो गया, 2 2 4 5 6 प्रमेय यहाँ हो गया, और 6 प्रमेय यहाँ पे हो गया। टोटल कितना प्रमेय, 12 प्रमेय में पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त है। तो अभी हम लोग सिर्फ समरूप और सर्वासम सिद्ध करने वाला प्रमेय पढ़ लिया। अब ये 4 प्रमेय हम लोग को अलग से पढ़ना है। और इतना प्रमेय पढ़ लिए तो पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब 6 प्रमेय यहाँ, 6 प्रमेय यहाँ पढ़ लिए। तो अब देख लो कि 6.1 समाप्त हो गया। 6.2 को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 6.2 में थेल्स प्रमेय पढ़ना है। 6.3 और 6.4 इसमें ये सारा का सारा प्रमेय लागू होगा।
तो पहले इस दोनों चैप्टर को बना लेंगे और ये 6.1 को बना लेंगे, तब फिर हम लोग थेल्स प्रमेयों को अलग से पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये सब चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो पहले यहाँ तक उतार लिया ना सब। अब ध्यान देना 6.1 में 2 ही चीज़ के ऊपर बात किया है, एक समरूप आकृति और एक सर्वासम। तो पिछले वीडियो में हम लोग दोनों के बारे में पढ़े, इसके बारे में पढ़े और इसके बारे में पढ़े, और 6.1 में यही बात किया है। तो देखो पहला सवाल बोल रहा क्या कि सभी वृत्त डैश होते हैं, तो सभी वृत्त आपस में क्या होगा, समरूप, देखने में एक जैसा। अरे एक बड़ा वृत्त बनाओ फिर छोटा वृत्त बनाओ, सब वृत्त आपस में क्या लगेगा, देखने में एक जैसा। तो समरूप होगा कि सर्वासम, क्योंकि कल इसके बारे में बताया था कि जो देखने में एक जैसा लगे वो हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ये रिक्त स्थान वाला सवाल है। फिर दूसरा है कि सभी वर्ग आपस में डैश होते हैं, ये भी समरूप होगा, वर्ग देखने में एक जैसा लगता है। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन वाला त्रिभुज समरूप होगा, जो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर, एक त्रिभुज ऐसा बना दिए और एक त्रिभुज बड़ा वाला बना दिए, इसका भी तीनों भुजा बराबर, इसका भी तीनों भुजा बराबर, तो देखने में एक जैसा लग रहा है ना। अंतर इतना कि ये छोटा और ये बड़ा, तो ये भी क्या होगा, समरूप। तो कौन वाला त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सिर्फ समरूप होगा, बाद में कोई भी त्रिभुज समरूप नहीं होगा। उसके बाद देख लो तीसरा में कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, बोला कि भुजा बराबर है, मतलब 10 भुजा अगर एक समबाहुभुज में है तो दूसरा में भी कितना भुजा है, 10 भुजा है। फिर आगे बोला यदि उनके संगत कोण डैश हो, तो संगत कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि हम लोग प्रमेय पढ़े हैं ए प्रमेय में संगत कोण कैसा होना चाहिए, बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक रूप में समान। अभी ये संगत भुजा वाला नहीं पढ़े हैं, वो जो हम लोग पढ़ेंगे ना अगला प्रमेय में, तो उसमें संगत भुजा वाला अनुपात में बराबर होगा, मतलब संगत कोण क्या हो जाना चाहिए, बराबर, और ये जो संगत भुजा अनुपात में क्या होना चाहिए, अनुपात में बराबर, ये और ये अनुपात में बराबर, ये और ये अनुपात में बराबर, ये और ये वाला अनुपात में बराबर होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो पहला चैप्टर समझ में आ गया ना, तो पहला चैप्टर में इतना ही था, तो कुछ दम है चैप्टर में, कुछ नहीं है। तो असल में हम लोग को पढ़ना गया 6.3। अब यहाँ से अच्छा सवाल बनेगा। तो देखो कुछ बात पहले देखो, 6.3 को बनाने से पहले तुम्हारे माइंड में बात सबसे पहले ये आना चाहिए कि सवाल में बोला क्या कि समरूप सिद्ध करना है। यहाँ पे 2 त्रिभुज देके रखा है, हम लोग को सिद्ध क्या करना होगा, समरूप सिद्ध करना है। तो अब सुनना सवाल में, तो समरूप सिद्ध करने के लिए जब भी सवाल को समरूप सिद्ध करने दे तो तुम्हारे माइंड में कितना प्रमेय आना चाहिए, 6 प्रमेय। ए प्रमेय पहला, दूसरा ए प्रमेय, तीसरा ए उपप्रमेय, चौथा एस प्रमेय, पांचवा एस प्रमेय, छठा RHS प्रमेय। देखो जब भी 10th क्लास का तुम ज्योमेट्री पढ़ोगे और समरूप या सर्वासम का बात आएगा तो बस ये 6 प्रमेय तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। 6 प्रमेय से जो प्रमेय तुम लागू करोगे उसी से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप या फिर सर्वासम होगा। समरूप बोलेगा तो समरूप सिद्ध करेंगे, सर्वासम बोलेगा तो सर्वासम। तो बच्चा यही नहीं समझ पाता कि हमको करना क्या है, सवाल में समरूप बोल दिया तो करना क्या है। तो समरूप का जब भी बात होगा तो इसी में से कोई प्रमेय लागू होगा और उसी से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इस 3 से समरूप और बाद बाकी इस 3 से सर्वासम। जब समरूप बोलेगा तो सबसे समरूप होगा। कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अब देख लो इसमें पहला सवाल जो बोला है, सबसे पहले सवाल में देखो कि बताइए कि आकृति 6.34, नीचे में बहुत सारा आकृति दिया हुआ है। 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप है, मतलब 2 त्रिभुज का जोड़ा दे दिया और तुमसे पूछा क्या कि कौन कौन सा युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए, मतलब जिससे ये समरूप होगा उसको लिखना भी है। मान लो ए प्रमेय से समरूप हुआ तो इसको लिखना भी है ना, इसका जो परिभाषा था उसको लिखना भी है। कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सांकेतिक रूप मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR जो हम लोग लिख रहे थे तो वैसे इसको लिखना भी है। तो पहला सवाल देख लो, इसमें पहला सवाल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एक त्रिभुज बना दिया यहाँ पे, पहला का ये पहला नंबर है ABC, इसमें कोना दे दिया 60 डिग्री, ये दे दिया 80, ये दे दिया 40, और एक त्रिभुज और यहाँ पे बनाया ये PQR, एक अन्य त्रिभुज, एक जोड़ा ये बन गया त्रिभुज का, ये हो गया 60, ये हो गया 80 और ये हो गया 40। अब बोला क्या क्या दोनों त्रिभुज समरूप है, तब चेक करेंगे हम लोग इसी चीज़ को। तो जैसे हम लोग बनाए थे प्रमेय में वैसे यहाँ पे लिखेंगे। अब दोनों त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में अब ध्यान से देखना, इस त्रिभुज का कोण A, ये वाला कोण A किसके बराबर लग रहा है तुमको, P, तो कितना डिग्री 60 डिग्री। कौन सा कोण हो गया ये,
संगत कोण, यहाँ पे लिखेंगे इसको संगत कोण, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। अब आ जाओ, इस त्रिभुज का कोण बी, इस त्रिभुज का कोण कितना डिग्री, तो संगत कोण लिख दिए। इस त्रिभुज का कोण सी, इसका कोण आर, कितना डिग्री, संगत कोण। अब देखो दो त्रिभुज में तीन कोण बराबर, दो त्रिभुज में तीन कोण बराबर, कौन सा प्रमेय आ गया, देखो ये पहला वाला प्रमेय इसमें लागू हो गया। तब इसी चीज़ को लिखेंगे ए प्रमेय से, तीनों कोण बराबर है ना, तो ए प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, बस यही हो गया आंसर। अब ध्यान देना यहाँ पे सवाल में जो चीज़ वो बोला था, समरूपता कसौटी कौन वाला आ गया, ये वाला, ये लिख दिया कथन हम लोग, और ये इसको सांकेतिक रूप में लिखना था तो सांकेतिक रूप में लिख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। अब देखो सवाल, अब हम लोग अब यह एक चीज़ ध्यान देना कि ये दोनों त्रिभुज तो समरूप हो गया, तो लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है समरूप का, सबसे बड़ा सवाल ये, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है ऐसा सवाल। तो देख लो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, इसमें 60 डिग्री कोना ए से स्टार्ट किए, तो इसमें भी कहाँ से स्टार्ट किए, 60 डिग्री कोना पी से स्टार्ट किए। अब ए 60 डिग्री कोना से स्टार्ट किए किधर, घड़ी के दिशा में कि उल्टा दिशा में, देखो घड़ी किधर घूम रहा है, घड़ी इधर चलता है और हम लोग चले किधर से, घड़ी के उल्टा दिशा में। हम लोग ए से कहाँ है, बी मतलब 60 से कहाँ है 80, 80 से कहाँ गए 40, तो इसमें भी वही किए, 60 से कहाँ है 80, 80 से कहाँ गए 40। अगर कोई बच्चा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा इसलिए समझा रहे हैं यहाँ पे, एक त्रिभुज ए बी सी ये समरूप, और इसको लिख दिया ये त्रिभुज पी आर क्यू, तो 100% ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा। मतलब इस त्रिभुज में तुम जहाँ से चलोगे इस त्रिभुज में भी तुमको वहीं से चलना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा इस सवाल को, और बच्चा ऐसे कोई लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अगर तुम इसमें 60 से 80 आया, 80 से 40 गया, तो इसमें भी 60 से तुमको कहा ना 80, 80 से 40, किंतु यहाँ कहाँ चल गया, तो 60 से कहाँ चल गया 40, 40 से 80 आया, तो ये गलत हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, ऐसा सवाल पूछा है। तब रहा सवाल कि कितना बार हम लोग समरूप इसको लिख सकते हैं, कितना तरीका से, तो देख लो कितना तरीका से लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है, इसमें ये वाला आंसर सही है। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, ए से सी गया और सी से बी गया। अब देख लो यहाँ पे, और ए से सी गया सी से बी, मतलब 60 से कहाँ गया ये 40, तो इस त्रिभुज में भी वही करना, पी से कहाँ जाना आर, और आर से क्यू, ये भी सही है, ये भी आंसर सही है, ठीक है ना, ये भी आंसर सही है। अब देख लो कोई क्या किया कि बी से ए गया और ए से सी चल गया हो, तो बी से ए मतलब 80 से कहाँ गया 60, 60 से कहाँ गया 40, तो इधर भी वही करना है, यहाँ पे 80 से 60 और 60 से, ये भी आंसर सही है। मतलब सीधा सा बात है कि तुम इसमें जहाँ से चलोगे इसमें भी वहीं से चलना है। तो बताओ इसका आंसर बहुत सारा हो सकता है ना, लेकिन उल्टा करो तो वो आंसर 100% क्या होगा, गलत होगा। तुमको ये बताने का मकसद देखिए कि ऐसा सवाल पूछा है एग्जाम में, इसलिए बता दीजिए, ठीक है ना। तो इसको उतार लो, ये समझ में आ गया, चलो उतारो इसे। अब देखो 1 का 2 नंबर सवाल देखना, 1 का 2 में फिर त्रिभुज बना दिया 2, ए बी सी, ये भुजा दे दिया 2, ये 2.5 है, और ये दे दिया 3। ये तो समकोण है नहीं, थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं इसको। ये P है, ये Q है, और ये R दिया है, ये 4, ये 5 और ये 6। अब बोल दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं बताइए। अब देखो हम लोग एक प्रमेय पढ़े थे, ध्यान देना, एक पढ़े एस प्रमेय, इसी से समरूप होगा, ये बनाएंगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा इसी से होगा। तो सबसे पहले देख लो, तो इससे हम लोग सर्वासम भी सिद्ध किए थे ना, तो उसमें शर्त क्या था कि भुजा आपस में बराबर था, जैसे ए बी भुजा पी क्यू के बराबर, तो ये बराबर था, तो उससे त्रिभुज क्या हुआ था सर्वासम। लेकिन ये वाला प्रमेय बताता क्या कि भुजा अगर अनुपातिक रूप में भी बराबर हो जाए, कहने मतलब कि इस त्रिभुज का भुजा 5 और इसका 10, और फिर इस त्रिभुज का दूसरा भुजा 6 और इसका हो गया 12, इसका एक भुजा है तुम्हारा 2 और इसका है 4, अगर अनुपात में भी बराबर हो जाए, मतलब 5 और इधर का ले लो 6 और इधर का हो गया 6, नहीं इधर का 5 इधर का 10 ना, इधर का 6 इधर का 12, इधर का 2 और इधर का 4, अगर ये अनुपात में भी बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होगा सर्वासम नहीं, तब समरूप होगा। सिर्फ अनुपात में अगर एस प्रमेय से बराबर हो जाए तो सिर्फ क्या होगा समरूप, अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा सर्वासम। तो ये अनुपातिक रूप में इसका भुजा क्या होगा इसमें बराबर, तो एस प्रमेय से क्या होगा समरूप होगा सिर्फ, ये सर्वासम ये नहीं होगा। सर्वासम एक शर्त में होगा जब तीनों भुजा क्या होगा बराबर होगा,
तो बराबर हो जाए तो सर्वनाम में तो वो समरूप होगा ही, लेकिन अनुपातिक रूप में बराबर तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, समरूप होगा, सर्वनाम वहाँ पे नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये प्रमेय जब लागू करेगा तो किस हिसाब से लागू हो रहा है, अनुपातिक रूप में लागू हो रहा है या फिर बराबर रूप में लागू हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं इस सवाल को। तो दोनों त्रिभुज में देख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। अब इसको कहीं से भी लिखो, जब समरूप तुम सिद्ध करना स्टार्ट करोगे तो तुम कहीं से भी यहाँ लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर तुम उल्टा पुल्टा भी लिखो तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, जब समरूप सिद्ध करने जाओगे तो वहाँ पे तुमको ध्यान रखना होगा, इसमें जिधर से चलोगे इसमें भी उधर से ही चलना है। तो सिद्ध करोगे लास्ट में करेंगे तब, पहले नहीं। अब देख लो, इस त्रिभुज का AB भुजा 2 है, 2 के तुलना किसके साथ कर सकते हो, इधर तुम RQ के साथ कर सकते हो कि इसके साथ ये कटेगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो जिस अनुपात में कटेगा उसी का अनुपात में लेंगे। बराबर आ जाओ। इस त्रिभुज का BC किससे ले सकते हैं, PQ। ऐसा क्यों, देख लो ये 2.5 है ना, 5 से कट सकता है, इसीलिए ऐसा लिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती ले रहे हम लोग, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब आ जाओ, इस त्रिभुज का क्या बच गया, AC, इस त्रिभुज का PR। अब बैठाते हैं सबका मान। इसका कितना 2, इसका कितना 4, BC 2.5, PQ 5, AC 3, PR 6, दशमलव उड़ाओ नीचे 0। तो 2 दूना 4, 25 दूना 50, 3 दूना 6। देख लो अनुपातिक रूप में क्या हो गया ये। तो कौन सा प्रमेय लागू करोगे, तीनों भुजा अनुपातिक रूप में बराबर, तो ये वाला प्रमेय आ गया। बस ये इतना जो पहचान गया सवाल, उससे सारा का सारा बनेगा। तब लिखेंगे तो S प्रमेय से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC अब समरूप। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, देखो B से कहाँ गए हैं, A से कहाँ आए हैं B से कहाँ गए C। तो 2 के बाद 2.5, 2.5 के बाद 3। तब इसमें देख लो, इसमें देखो 2 का अनुपात क्या था 4 से तो स्टार्ट होगा। अब रहा सवाल कि Q से स्टार्ट होगा कि R से। अब देख लो R के बाद Q जाएंगे 4 के बाद क्या जाना 5। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे देख लो 2 के बाद क्या आए थे 2.5 ही ना आए थे। तो 2 का अनुपात 4 था और 2.5 का अनुपात 5 था। तो मतलब यहाँ से यहाँ चलेंगे और यहाँ से फिर यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ आए तो 3 का अनुपात क्या था 6, इसलिए P से फिर कहाँ आ गए R। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे अगर कोई त्रिभुज PQR लिख देगा समरूप तो सही होगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। जिस प्रकार से A से हम लोग कहाँ आए, A से B, तो उसी प्रकार से R से कहाँ जाएंगे, R से Q जाएंगे। तो देख लो यहाँ से यहाँ आए, अब इसके बाद 2.5, ये 2.5 किसका अनुपात था 5 का। तो C से कहाँ गए A, उसी प्रकार से Q से कहाँ जाएंगे P। तो ये वाला आंसर तुम्हारी किताब में भी दिया हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे PQR, तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे हम लोग लिखेंगे उससे मतलब है, जहाँ हम लोग लास्ट में आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तुम उल्टा लिखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तुमको सीधा लिखना। और यहाँ पे कोई इसी को लिख दिया तो आंसर उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। तो उतार लो इसको। देखो 6.3 में 4 नंबर सवाल, 3 नंबर तो ऐसे बन जाएगा, उसमें सबका कौन निकालना था। 4 नंबर सवाल में ये चित्र दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से जितना भी सवाल है ये सब सवाल अच्छा सवाल दिया है। अब एक बात ध्यान रखना, ज्योमेट्री में जब सवाल को सिद्ध करने वाला देगा, सिद्ध करने वाला, कि अब तो ये सिद्ध करने वाला सवाल का आंसर यही हो गया जो चीज़ लिख के रखा है, इसका आंसर पीछे नहीं देता है। सिद्ध करने वाला मतलब हो गया कि सवाल का आंसर दिया हुआ उसी को निकालना कि हाँ यही आंसर इसका सही है। तो उसी को हम लोग बोलते क्या कि सिद्ध करने वाला सवाल है। तो इसमें ध्यान रखना आप ज्योमेट्री में कि जब भी सिद्ध करने वाला सवाल होगा या फिर ज्योमेट्री में जब भी सवाल देगा तो 3-4 पॉइंट को पहले लिखना है। सवाल तुमसे बने या ना बने एग्जाम में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ दिया उसको क्या करो तुम लिखो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि दिया हुआ है। तो जो चीज़ दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेना सवाल में, दिया हुआ है। ये पहला पॉइंट, तुमसे सवाल बने या ना बने लेकिन इस पॉइंट को पहले लिखोगे। तो मतलब जो चीज़ उस त्रिभुज में देगा, उस चित्र में देगा, उस सारा चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो देखो इसमें दिया क्या क्या है, लिखा क्या कि त्रिभुज TQR में, इसी त्रिभुज के बारे में बात कर रहा ना, ये त्रिभुज TQR में क्या क्या दे दिया कि QR बट्टे QS बराबर QT बट्टे PR, इतना चीज़ दे दिया। तथा और एक चीज़ दे दिया कि कोण Q बराबर कोण 2 है। इतना चीज़ सवाल में दिया है। तो जितना चीज़ दिया था उतना लिख दिया। पहला काम यही होगा, इस सवाल में जितना चीज़ देगा सारा चीज़ को क्या करना होगा, लिखना होगा। तो पहला काम हो गया कि जितना था सब लिख दिया। उसके बाद है क्या कि सिद्ध करना है, कि जो चीज़ सिद्ध करने के लिए बोला उसको लिखेंगे।
तो सिद्ध करना है, ये दूसरा पॉइंट है। हम बार बार बोल रहे हैं कि सवाल तुमसे बने या ना बने, लेकिन पॉइंट वाइज ऐसे तुमको लिखते जाना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा कंडीशन क्या आ गया इसमें, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना कि त्रिभुज आर पी क्यू, देख लो त्रिभुज का आर पी क्यू, पी क्यू एस, अच्छा पी क्यू एस देख लो, पी क्यू एस, यहाँ पे एस बिंदु है। तो त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, देख लो टी क्यू आर है ना, टी यहाँ पे टी बैठा थे, तो देख लो टी क्यू आर, ये दो त्रिभुज को समरूप करना है। जैसे समरूप का बात आ गया, इसी 6 परे में से एक परे में उठ के आएगा, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है ना। कि दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता क्या कि रचना, रचना का अर्थ हो गया कि इस त्रिभुज में कोई एक्स्ट्रा काम करना है कि नहीं करना है। तो जिसमें नहीं करना तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा, और जिसमें करना तो ये वाला पॉइंट आएगा। अब रहा सवाल कि किस में होगा और किस में नहीं होगा, पता कैसे चलेगा। जिसका एक ही उपाय क्या कि सवाल को तुम बनाते रहोगे, पता चल जाएगा किस में ये वाला पॉइंट आएगा और किस में नहीं आएगा। तुम चाहोगे कि एक बार बना लिए चैप्टर के, उसके चैप्टर को बना लिए और ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाता है, ऐसा संभव ही नहीं है। 4 बार 5 बार टाइम देना पड़ेगा इस चैप्टर में, तब जाके सब चीज़ क्लियर होगा। तो रचना डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर कि एक्स्ट्रा काम इसमें करना है या फिर नहीं करना। तो रचना जब भी सवाल में करेंगे तो डॉट डॉट लाइन्स, मान लो कि यहाँ से अगर एक लाइन खींचना तो कैसे खींचेंगे, डॉट डॉट से, काल्पनिक जो रेखा होता है उसको ऐसे खींचेंगे और इसको ऐसे खींचना। तो देखो इसमें रचना होगा नहीं, तो पता कैसे चलेगा, जब तुम सवाल को बहुत बार बनाओ तो ऑटोमेटिक पता चलेगा इसमें। तो ये वाला क्लियर हो गया, यहाँ से नहीं होगा ये। तब अंतिम पॉइंट क्या आएगा इसमें, अब अंतिम पॉइंट आएगा इसमें प्रमाण। अब सवाल को यहाँ से हम लोग को बनाना, प्रमाण मतलब कि अब सिद्ध करना, जो चीज़ हो सिद्ध करने के लिए बोला, ये चीज़ को लेके आना, ठीक है ना। इसको लाने के लिए हम लोग के पास यही कितना परे में है, 6 परे में है। तो इसको पहले हल करोगी, जो जो दिया था उससे देख लो क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें दिया था क्या, तब ये 2 त्रिभुज को लेके चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इनडायरेक्ट सवाल है। तो यहाँ पे एक चीज़ दे दिया प्रश्न से, प्रश्न में क्या दे दिया ये कि क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर, बट्टे में क्या है पी आर है। अब भुजा अगर अनुपातिक रूप में बराबर है तो भी त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, ये बात हम लोग को पता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पे ऐसा है नहीं। अगर ये 2 त्रिभुज में चले हम लोग, ये दोनों त्रिभुज से, तो देखो इस दोनों त्रिभुज में देख लो पी क्यू एस, इसके लिए क्या आना चाहिए था क्यू एस, और टी क्यू आर के लिए क्या आना चाहिए था क्यू आर, क्यू एस बट्टे क्यू आर, एक चीज़ तो मिल रहा है इधर, क्यू एस बट्टे क्यू आर है। अब इधर आ जाओ, अब फिर होना चाहिए था क्यू टी, देख लो क्यू टी बड़ा त्रिभुज का क्या है क्यू टी, छोटा त्रिभुज का क्या है, तो ये पी आर छोटा त्रिभुज का है क्या, छोटा का तो नहीं है पी आर कहाँ चलिए यहाँ दे, ये वाला दे दिया। ये इसको थोड़ा सा हल करते हैं हम लोग, देख लो बड़ा त्रिभुज का क्यू आर यहाँ तक है, छोटा त्रिभुज का क्या है क्यू एस। तो अब देख लो हम लोग एक तरफ दोनों तरफ, यहाँ पे देखो ये क्यू टी किसके लिए है, ये क्यू टी बड़ा त्रिभुज के लिए ना। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे कोण 1 और यहाँ पे ये कोण 2, कहने का मतलब कि ये वाला कोना और ये वाला कोना आपस में क्या है बराबर। तो अब बताओ कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। जब 2 कोण बराबर तो 2 भुजा क्या आपस में बराबर। तो इसको ऐसे ही रहने दो, बड़ा त्रिभुज का, इसको थोड़ा पहले त्रिभुज क्या दिया पी क्यू एस, तो चलो इसको उल्टा लिखते हैं। तो छोटा त्रिभुज का क्यू एस और बड़ा क्यू टी, बड़ा त्रिभुज का क्यू टी अपने यहाँ पे ठीक है, और छोटा त्रिभुज का पी आर यहाँ पे रहने देते हैं। सिर्फ इसको क्या किया है पलट दिया यहाँ पे, है ना। तो नहीं भी पलटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे इसको कोई ऐसे भी लिख के छोड़ दिया तो ठीक है, इसको रहने दो जैसे था उसको वैसे रहने दो। अब यहाँ पे आ जाओ इस साइड में, ये देख लो पी आर किसके बराबर है पी क्यू। जिस प्रकार से देख लो कि क्यू एस बट्टे क्यू आर आया है, क्यू एस बट्टे क्यू आर आया है, इसको तो फिर वैसे ही ना लिख दिया हम लोग जी, इसको तो हम लोग को उल्टा ही लिख के छोड़ देना, जैसा था वैसे लिखते हैं इसको। देख लो क्यू आर किस त्रिभुज का है, क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज का है, छोटा वाला त्रिभुज का क्या है क्यू एस। जिस प्रकार से बड़ा त्रिभुज का क्यू एस आया है, छोटा त्रिभुज का क्या आया है क्यू एस, बड़ा त्रिभुज का क्यू आर तो छोटा त्रिभुज का क्यू आर। इसी प्रकार से इधर भी क्या होना चाहिए था, बड़ा त्रिभुज का क्यू टी, वो तो ठीक है, छोटा त्रिभुज का क्या आना चाहिए था, तो क्यू पी है नीचे क्या नहीं है, तो क्यू पी ला सकते हैं, क्योंकि पी आर और क्यू पी आपस में क्या है बराबर है। तो इसीलिए इसको हटा के हम लोग क्या बैठा देंगे यहाँ पे क्यू पी। ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे इस चीज़ को लिख देंगे कि चूंकि कोण 1 बराबर क्या है कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2। ये चीज़ समझ में आ गया कि नहीं आया, बस इसी को समीकरण 1 मान के छोड़ दो फिलहाल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ दोनों त्रिभुज को लेके चलते हैं। अब यही दोनों त्रिभुज समरूप करना है ना, अब यही दोनों त्रिभुज को लेते हैं।
त्रिभुज, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में। अब देखो दोनों त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR, दोनों में कौन एक है ना कि नहीं है? दोनों में कौन Q है, कौन Q इसमें भी है, कौन Q इसमें भी है। ये क्या है? ये उभयनिष्ठ। क्या है ये? जब दोनों चीज़ एक चीज़ में आ जाए, एक त्रिभुज में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे लिख देना उभयनिष्ठ, ठीक है ना। अब देखो अगला चीज़, देखो समीकरण 1 से देख लो, QR बट्टे QS बराबर QT बट्टे QR। ये क्या हो गया? समीकरण 1 से दो भुजा अनुपात में बराबर और एक कोण बराबर। बताओ कौन सा परे में आ गया इसमें? हाँ, कहाँ? यहाँ ना, चलो यहाँ P है। कौन सा परे में आ गया? सोचो, SAS। देखो दो भुजा अनुपात में बराबर, एक कोना बराबर, तो SAS परे में आ गया। तो लागू हुआ कि नहीं हुआ? यही वाला चीज़ आ गया ना। बस यही चीज़ को अब हम लोग को लिख देना है। यही चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, है ना। ये चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पे कि SAS प्रमेय से। अब तुम्हारे हिसाब से ये त्रिभुज होना चाहिए था क्या? सर्वासम, लेकिन ये अनुपात में बराबर है ना। सर्वासम ना होकर क्या होगा? सिर्फ समरूप। तो SAS प्रमेय, सब इसी को लिखेंगे, त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। और ऐसे भी हम लोग को त्रिभुज को समरूप ही सिद्ध करना था, सर्वासम सिद्ध नहीं करना था। तो बताओ ये चीज़ समझ में आया ना। तो देखो सवाल इसी के ऊपर सब कुछ है, सिर्फ तुमको सवाल को थोड़ा सा अरेंज करना था इसमें, बाद बाकी वही चीज़ था। तो इसको उतार लो, इस चैप्टर में यही सवाल ठीक ठाक। तो देखो कल सबसे पहले तुम लोग करना क्या, बात नहीं करो, ध्यान दो इधर। 6.1 और 6.3, 6.2 का भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि 6.2 में पाइथागोरस प्रमेय में, उसको हम लोग अलग से, थेल्स प्रमेय में इसमें, तो इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। और फिर 6.4 सब जो आएगा उसमें पाइथागोरस प्रमेय में आएगा, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। तो मतलब 6 प्रमेय को अलग से पढ़ना है, ये 6 प्रमेय को अलग से पढ़ना है। तो कल 6.1 अच्छा से बना लोगे और 6.3 को अच्छा से बनाओगे। जो सवाल नहीं बनेगा, बोले तो 2 नहीं बनाना है, थेल्स प्रमेय जब पढ़ेंगे तब उसको बनाना है। तो 6.3 को अच्छा से बना लेना है। अब जो सवाल नहीं बनेगा वो हम लोग अगले क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक रहने देता हूँ।